हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जेके एग्ज़ाम इनसाइट्स। मैं विश्वजीत बंदराल आपके लिए लाया हूँ करंट अफेयर्स। तो जो ये जून मंथ के करंट अफेयर्स मैं आज शुरू करने वाला हूँ। जून मंथ मैं मई मंथ इससे पहले कंप्लीट कर चुका हूँ, तो आज से हम जून मंथ का करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर ही चुका हूँ कि किस किस एग्ज़ाम के रिलेटेड ये करंट अफेयर्स रिलेवेंट है। तो आपको डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, चाहे डिफेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे ये स्टेट के किसी एग्जामिनेशन हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, या नेशनल लेवल के आप जो भी एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशंस देते हैं, तो उसमें भी ये करंट अफेयर्स आपके लिए रिलेवेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, चाइना ने 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। उन्होंने डिक्लेयर किया है कि वो 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को मतलब अप्रूव कर रहे हैं। ये उन्होंने क्यों किया है, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि अभी क्या हुआ है कि चाइना का जो सेंसस आया था ना, तो उसमें उनका जो बर्थ रेट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुके हैं। तो चाइना में जो एक्टिव बर्थ रेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉल कर चुके हैं। तो इस चीज़ को मतलब उन्होंने देखते हुए इस पॉलिसी में अपने चेंज लाया है। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या रखा है कि वो 3 चिल्ड्रन पॉलिसी को अप्रूव कर चुका है चाइना। इसमें कि अभी एक परिवार, मतलब एक परिवार में भी 3 बच्चे हो सकते हैं। इससे पहले चाइना ने, सबसे पहले क्या हुआ था कि चाइना ने 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी, चाइना ने कहा था कि हर परिवार का एक ही बच्चा होगा। तो 1979 में चाइना ने ये पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और इस पॉलिसी को उन्होंने स्क्रैप किया था 2016 में। और 2016 में उन्होंने नई पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी, 2 चाइल्ड पॉलिसी। वो भी इसी रीज़न की वजह से करी थी, बट उनको 2 चाइल्ड पॉलिसी से भी मतलब कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। तो इस वजह से उन्होंने अभी इसको 3 चाइल्ड पॉलिसी को मतलब अप्रूव कर दिया है। ठीक है, उन्होंने 2 चाइल्ड पॉलिसी को भी सुपरसीड करते हुए अभी 3 चाइल्ड पॉलिसी को अप्रूव किया है चाइना ने। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब रेलिवेंट न्यूज़ है। तो आप ज़रूर इस एक बार यहाँ से जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इनसे गो थ्रू कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट करती है? उसका नाम है FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस मतलब इस दिन की जो वर्ल्ड मिल्क डे है ये हमने स्टार्ट करा था सेलिब्रेट करना इन 2001। ठीक है, और ये इट वॉज स्टार्टेड बाय FAO, दैट इज़ फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो कमेंट में एक बार ज़रूर बता दें कि FAO के हेडक्वार्टर्स कौन सी सिटी में है या कौन सी कंट्री में है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि FAO के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और बता दूँ, ये है वर्ल्ड मिल्क डे जो हम 1 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ये नेशनल मिल्क डे से सेपरेट है। नेशनल मिल्क डे वो है जो हम अपना इंडिया में मनाते हैं, जो हमारा राष्ट्रीय मिल्क डे है वो हम 26 नवंबर को मनाते हैं। ये जो 1 जून वाला है ये ऑल अक्रॉस द ग्लोब मनाया जाता है। ठीक है, और इंडिया के में अगर मिल्क की बात करें तो हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का इन इंडिया। ठीक है, और फादर ऑफ मिल्क रेवोल्यूशन या वाइट रेवोल्यूशन इंडिया में किसे कहा जाता है, वो है वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन उनका नाम था, उन्हें फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो एक और दिन जो हम, एक और डे जो है इम्पॉर्टेंट जो हम 1 जून को मनाते हैं उसका नाम है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स भी हम 1 जून को मनाते हैं। उसका थीम है, इस बार का थीम था अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, उसका थीम था अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी पेरेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करिए भाई, इतना एफर्ट्स करते हैं पेरेंट, इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं अपने बच्चों के लिए। तो उनके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज। और मतलब ये इस बार का उसका थीम था। तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हम 1 जून को मनाते हैं। और इसी के मतलब सिमिलर एक और डे है, वो है ग्लोबल फैमिली डे। ठीक है, वो हम मनाते हैं 1 जनवरी को। 1 जैन को हम मनाते हैं ग्लोबल फैमिली डे, और 1 जून को हम मनाते हैं ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे चलते हैं। अभी क्या हुआ है कि आपको पता ही है, इंडियन गवर्नमेंट ने नए IT रूल्स लाए थे ताकि वो जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मतलब कंट्रोल या उनके ऊपर गाइडलाइंस उनको दे, जो उनको मतलब उनको लॉज को फॉलो करना पड़े कि किस तरीके का कंटेंट उनको बनाना है। तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन थी IBF, उसका नाम चेंज किया है ताकि मतलब उसका जो ओवर रीच है वो बढ़ सके। ठीक है, उसका जो मतलब क्या बोलते हैं कि जिन चीज़ों को वो पहले कवर करता था तो उसकी आउटरीच बढ़ सके। तो उसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। ठीक है, तो अभी वो डिजिटल कंटेंट जो भी होगा उसको भी मॉनिटर करेगी।
फॉर कंट्रोलिंग OTT प्लेटफॉर्म्स। और OTT प्लेटफॉर्म्स वो होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, जो मतलब नेट पे अपने जो वेब सीरीज़ हो गई, मूवीज़ हो गई रिलीज़ करती हैं, जो आप सीधे जाके इनकी सब्सक्रिप्शन के साथ देख सकते हैं। तो उनको रेगुलेट करने के लिए ये नाम में चेंज आया है। ठीक है, अभी कोविड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। आपको पता ही है कोविड मतलब इस वक्त अभी भी प्रेजेंट है, इवन आफ्टर सो मच टाइम, कुछ 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी भी ये पैंडेमिक हमारी मतलब दुनिया में बना हुआ है। तो इसके रिलेटेड अभी WHO ने क्या करा है कि उन्होंने जो इंडिया से जो नए कोविड के वेरिएंट निकले हैं ना, और ये क्या हो रहा है कि हर जगह से नए वेरिएंट बनाता जा रहा है, पता नहीं मतलब। तो इंडिया के जो वेरिएंट्स हैं उसके WHO ने नए नाम दिए हैं, एक है डेल्टा और एक है कापा। ठीक है, तो WHO ने जो इंडियन वेरिएंट्स आए हैं ना कोविड के, उनको 2 नाम दे दिए हैं, एक है डेल्टा और दूसरा है कापा। तो ये जो B1617.2 स्ट्रेन है इसका नाम है डेल्टा, और जो है B1617.1 उसका नाम है कापा। ठीक है, तो अभी कुछ अदर वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं जो WHO ने डिक्लेयर किए हैं। जैसे जो वेरिएंट कोविड का UK में पाया गया था ना, उसका नाम है अल्फ़ा, और उसका जो मतलब न्यूमेरिकल जो उन्होंने नंबर दिया है वो है B.1.1.7। और वैसे ही जो साउथ अफ्रीका में पाया गया था उसका नाम है बीटा, और जो ब्राज़ील से हैं P1 और P2 उनका नाम है गामा और जीटा। और वैसे ही 2 वेरिएंट यूनाइटेड स्टेट्स से भी 2 वेरिएंट पाए गए हैं जिसका नाम है एपिसिलॉन और आयोटा। ठीक है, और जो थीटा वेरिएंट है ना वो हमें मिला है फिलीपीन से कोविड का। तो WHO ने ये सारे क्लासीफाई किए हैं डिफरेंट वेरिएंट्स जो नए नए मतलब म्यूटेट करके बने हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो इनके सारे को सभी के नाम मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आप प्लीज़ इनसे मतलब इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में। तो अभी क्या हुआ है, एक काफ़ी फेमस ऑथर हैं सलमान रुश्दी, तो उन्होंने अपनी एक नई बुक लॉन्च की है जिसका नाम है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ एसेज फ्रॉम 2003 टू 2020। ठीक है, सलमान रुश्दी की ये बुक है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ। और इनकी कुछ और फेमस बुक्स के बारे में बता देता हूँ। वो है एक मिडनाइट चिल्ड्रन और द सतानिक वर्सेस, सॉरी ठीक है, द सतानिक वर्सेस या सैटेनिक वर्सेस, आप जैसा भी इसको प्रोनाउंस करें। ये इनकी 2 अलग बुक्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जो मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेस, और इसके साथ अभी ये जो नई बुक आई है। तो बुक्स की बात कर रहे हैं, एक और मतलब जो इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के कोच हैं रवि शास्त्री जी, उन्होंने अपनी डेब्यू बुक दी है, उसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो ये इन्होंने अपनी नई बुक अनाउंस की है, ये जून महीने में इसी महीने में लॉन्च हो चुकी है। तो स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ ये बुक मतलब लिखी है रवि शास्त्री जी ने। तो दोबारा कोविड के रिलेटेड ही खबर है। तो अभी क्या हुआ है कि WHO ने चाइना की एक और कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है। ठीक है, जिसका नाम है साइनोवैक। तो इसको उन्होंने कोवैक्स प्रोग्राम के अंदर भी इंक्लूड किया है। कोवैक्स प्रोग्राम मैं आपको पहले बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियोस पे कि कोवैक्स प्रोग्राम एक WHO, गावी और सेपी का एक जॉइंट इनिशिएटिव है, ताकि जो भी गरीब नेशंस हैं या जो भी ऐसे नेशंस हैं जिनकी इतनी रिसोर्सेज नहीं है जहाँ पे उन्होंने अपनी खुद की वैक्सीन बना सके हैं या उन्होंने बना ली है कोविड के अगेंस्ट, तो उनको वो वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो वो है कोवैक्स प्रोग्राम। तो उसके अंतर्गत WHO ने चाइना की सेकेंड वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया है जिसका नाम है साइनोवैक। ठीक है, और इससे पहले जो चाइना की वैक्सीन अप्रूव हुई थी उसका नाम था साइनोफार्म। ठीक है, तो 2 चाइना की वैक्सीन जो WHO से अप्रूव हो चुकी हैं उनके नाम है साइनोवैक और साइनोफार्म। और WHO की बात कर लेते हैं। WHO के हेडक्वार्टर्स हैं जिनीवा में, ठीक है, जो स्विट्ज़रलैंड में बेस्ड है, और WHO बना था 1948 में। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि WHO के इस वक्त करंट जो हेड हैं वो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर बता दें। काफ़ी मतलब न्यूज़ में है उनका नाम भी, काफ़ी ज़्यादा फेमस, मतलब पिछले 1-1.5 साल से हमने काफ़ी बार देखा है उनको, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, मतलब या फिर काफ़ी बार देख चुके हैं अब उनको, तो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं हम उनके नाम से। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार उनका नाम ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ये डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ है। तो आश्रिता ओलेटी नाम की एक फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ इंडियन एयरफोर्स बनी है ये, मतलब जो जिनका नाम है आश्रिता ओलेटी, ये फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी है ऑफ IAF। ठीक है, तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आप समझ लीजिए कि एक कदम है। तो पहली वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर ऑफ IAF उनका नाम है आश्रिता ओलेटी। ठीक है, तो अभी जो हमारे नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। हमारे जो करंट हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनको मिला है WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड
फॉर अकम्पलिशमेंट इन द एरिया ऑफ टोबैको कंट्रोल। तो टोबैको कंट्रोल के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है WHO DG स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड। किसको मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। क्यों मिला है? टोबैको कंट्रोल में जो उन्होंने मतलब काम किया है टोबैको कंट्रोल के लिए, तो उसके रिलेटेड ये अवार्ड उनको दिया गया है, ठीक है, बाय WHO। तो फिर से चाइना आ गया है भाई। चाइना मतलब चाइना तबाही में जाके बैठा हुआ है हर डिपार्टमेंट में। तो उनकी एक ही तबाही के बारे में और बात कर लेते हैं। तो चाइना ने अभी क्या किया है? आर्टिफिशियल सन बना दिया है। ये देखिए मतलब अभी क्या क्या आर्टिफिशियल चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं चाइना में। मेड इन चाइना माल क्या क्या बन रहा है, उन्होंने तो सन भी बना दिया आर्टिफिशियल। तो चाइनाज आर्टिफिशियल सन सेट ए रिकॉर्ड ऑफ अचीविंग 120 मिलियन सेल्सियस फॉर 101 सेकेंड्स। और उन्होंने इतना ज़्यादा टेम्परेचर अचीव करवाया है उसका, वो कितना है? 120 मिलियन सेल्सियस। तो मतलब आप सोच लीजिए कि ये कितना ज़्यादा है, मिलियंस में है टेम्परेचर। तो और 101 सेकेंड्स के लिए मतलब ये टेम्परेचर उस आर्टिफिशियल सन ने अचीव किया था। और उस आर्टिफिशियल सन का जो प्रोजेक्ट का नाम है, उसका नाम है एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामक, शॉर्ट में से ईस्ट कहते हैं। और 120 मिलियन सेल्सियस तो 101 सेकंड के लिए रहा था। चाइना उस पर भी नहीं रुका। चाइना ने कहा कि हमें और टेम्परेचर बढ़ाना है इसका। तो 160 मिलियन सेल्सियस भी उन्होंने अचीव किया। बट ये जो टेम्परेचर था ये जस्ट 20 सेकेंड्स के लिए ही उन्होंने मतलब अचीव कर पाए ये टारगेट। और ये जो है ना इनका ईस्ट जो प्रोजेक्ट है, ये एक टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है चाइना में, जिससे जहाँ पे इन्होंने ये आर्टिफिशियल सन को मतलब बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। महाराष्ट्र ने अभी क्या किया है? महाराष्ट्र ने अनाउंस करा है कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है कि मतलब अभी पता ही है कि आपको हमारे इंडिया में महाराष्ट्र ही है जहाँ से सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं लास्ट 1-1.5 साल में। और वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। बट आई होप अभी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हो रही है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन इम्प्रूव हो रही है, थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट और थैंक्स टू स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने मतलब, और थैंक्स टू ऑल द डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट जिन्होंने ये अचीव कर पाए हैं, एंड ऑल्सो द फ्रंट लाइन वर्कर्स। तो उनकी वजह से अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया है कि हम कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट रखेंगे। तो इससे होता है, इन्होंने क्या करा है कि हम उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देंगे उन विलेजेस को जो अपने वहाँ पे मतलब कोविड-19 की स्प्रेड को रोकेंगे और कोविड-19 फ्री बनेंगे विलेजेस। तो उनको क्या मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे। फर्स्ट प्राइज़ इन्होंने रखा है 50 लाख रुपए का, सेकंड रखा है 25 लैक्स का, और थर्ड रखा है 15 लैक्स का, ठीक है। तो जो भी मतलब विलेज इनके पैरामीटर्स को अचीव कर पाएंगे, जो भी ये पैरामीटर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेट किए होंगे, तो उनको ये मॉनेटरी बेनिफिट्स दिए जाएंगे उन विलेजेस को, ठीक है। और इस स्कीम का नाम है कोविड फ्री विलेज कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो अभी एक नई अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। इज़राइल इस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। अभी उनका मतलब हमास जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड है, उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था, पैलेस्टीनियंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इज़राइल का। तो इज़राइल के अभी नए प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं जो वहाँ के 11th प्रेसिडेंट हैं, और उनका नाम है इसाक हर्जोग, ठीक है। आइजैक हर्जोग बोलिए आप या इसाक हर्जोग बोलिए, जैसे भी आप प्रोनाउंस करते हैं। तो वो अभी वहाँ के नए प्रेसिडेंट बने हैं इज़राइल के, ठीक है। और इज़राइल ये के जो इससे पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम था रूवन रिवलिन पहले प्रेसिडेंट थे, और इनको सक्सीड करेंगे आइजैक या इसाक हर्जोग, ठीक है। तो हाँ, तो ये इज़राइल के बारे में था। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि इज़राइल की करंट कैपिटल क्या है, ठीक है। इज़राइल की करंट कैपिटल क्या है। मैक्सिमम कंट्रीज़ जो भी ऑल अक्रॉस द ग्लोब हैं वो तेल अवीव को ही मतलब कंसीडर करती हैं इज़राइल की कैपिटल। बट इज़राइल ने अभी अपनी नई कैपिटल डिक्लेयर की है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसका एक बार नाम बता दें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट खबर चलते हैं, ये स्पोर्ट्स फील्ड से है। शेफाली वर्मा को अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हैं, इंडियन क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि शेफाली वर्मा कौन है। वो मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वुमेन क्रिकेट की वीरेंद्र सहवाग है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक बैटिंग करती हैं वो। तो इसी खतरनाक बैटिंग करने का जलवा है कि वो इस वक्त ICC वुमेंस T20 बैटिंग रैंकिंग्स पे ना नंबर 1 चल रही हैं शेफाली वर्मा। और ये अभी इनकी एज शायद 16-17 साल ही है। तो सोच लीजिए इतनी छोटी हैं अभी एज में, और इतना बड़ा मुकाम इन्होंने हासिल कर रखा है। और इंडिया की एक और बैट्समैन है जो इनकी ओपनिंग पार्टनर भी हैं, जिनका नाम है स्मृति मंधाना जी। वो 4th रैंक पे है इन ICC वुमेंस T20 बैटिंग रैंकिंग्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं
अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई कमेटी बनाई है, और उस कमेटी का काम क्या होगा। उस कमेटी का काम है कि वो नेशनल लेवल पे एक मिनिमम वेज रेट मतलब फ़िक्स करेगी। उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी हो जाएगी वेज रेट में ऑल अक्रॉस इंडिया। कई बार होता है कि कई जगह किसी लेबरर्स को मतलब अपने वेज रेट मतलब वेजिस का पता नहीं होता, या उनको कम पे वेजिस पे की जाती हैं, काम ज़्यादा करवा लिया जाता है। तो इससे क्या हो जाएगा कि सिमिलैरिटी आ जाएगी, और वहाँ पे एक ही वेज रेट होगा ऑल अक्रॉस इंडिया। ठीक है, तो उससे कोई भी मतलब जो है हमारे लेबरर्स हैं या जो कोई भी काम कर रहा है उनको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो जो एक फ़िक्स वेज रेट होगा फॉर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क, उसको डिटरमाइन करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है, और उनके हेड हैं अजीत मिश्रा। ठीक है, और ये कमेटी इसलिए बनाई है टू डिटरमाइन मिनिमम वेज सीलिंग एंड नेशनल वेज रेट। तो ये इनका मतलब इस चीज़ को ये डिटरमाइन करेंगे, मिनिमम वेज सीलिंग और नेशनल वेज रेट को। इसके रिगार्डिंग ये कमेटी सेटअप की गई है, और उसके हेड हैं अजीत मिश्रा। ठीक है, तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ये भी एक वुमेन मतलब हैं, हांगकांग से बिलोंग करती हैं, और ये फास्टेस्ट वुमेन बनी है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने वाली, और इनका नाम है सोंग यिन हंग। सोंग यिन हंग हैज़ बिकम द फास्टेस्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, और ये हांगकांग से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट खबर भी स्पोर्टिंग फील्ड से है। वो है कि 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो है ना, वो इंडिया में मतलब ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। 2022 का फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन इंडिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और पूछूंगा आपसे, अगर आप मतलब मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये चाहूँगा कि आप फीफा के हेडक्वार्टर्स बताएं, और फीफा का मोटो क्या है वो एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि फीफा का मोटो क्या है, अगर आपको पता है तो। ठीक है, तो अभी एक और बुक आई है, मतलब नई बुक अनाउंस हुई है। उसका बुक का नाम है इंडियाज़ पावर इलाइट। इंडियाज़ पावर इलाइट बुक किसने लिखी है? संजय बारू ने। संजय बारू मनमोहन सिंह के टाइम उनके एडवाइज़र रह चुके हैं। ठीक है, कांग्रेस को यूपीए गवर्नमेंट के टाइम संजय बारू काफ़ी फेमस नेम है इनका, मतलब जानी मानी हस्ती हैं ये इंडिया में। तो जो एक मूवी बनी है जिसपे अनुपम खेर ने जो रोल किया है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, उसमें जो उस मूवी में अक्षय खन्ना ने जो रोल प्ले किया वो संजय बारू का ही रोल था। ठीक है, तो ये एडवाइज़र थे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के। उन्होंने ये बुक लिखी है इंडियाज़ पावर इलाइट। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। अभी 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया गया। हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1972 से हम ये दिन मना रहे हैं 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसका इस बार थीम था री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर। सॉरी, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, ये इस बार का थीम था ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो हम 5 जून को मनाते हैं। और ये दिन 1972 से हम कंसिस्टेंटली हर तब से मना रहे हैं। ठीक है, और अभी अगर आप करंट अफेयर्स या मतलब अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो आपको रणजीत सिंह दिसाले के बारे में पता होगा कि लास्ट ईयर 2020 में क्या हुआ था। इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और एक गवर्नमेंट टीचर है, तो इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से नवाजा गया था। तो रणजीत सिंह दिसाले जी को अभी क्या है, एज ए एजुकेशनल एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है टू वर्ल्ड बैंक। तो ये भी मतलब काफ़ी बड़ी बात है इंडिया के लिए, और ख़ुद रणजीत सिंह दिसाले जी के लिए भी। ठीक है, तो इनको ये 3 साल के पीरियड के लिए अपॉइंट किया गया है फ्रॉम जून 2021 टू जून 2024। तो वर्ल्ड बैंक ने ऐसे 12 टोटल एडवाइज़र्स अपॉइंट किए हैं अंडर ग्लोबल कोच प्रोग्राम। ठीक है, उसमें एक नाम है रणजीत सिंह दिसाले जी, जिनको 2020 का ग्लोबल टीचर अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और ये एक गवर्नमेंट टीचर हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। वो है कि नीति आयोग ने अभी 3rd एडिशन लॉन्च किया है ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स का ऑफ 2021। तो SDG की फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो केरला ने इस इंडेक्स को टॉप किया है। एज ऑलवेज केरला हमारी ऐसी स्टेट है जो मतलब इंडिया में जितने भी इंडेक्स बनते हैं मतलब वो टॉप पे ही होती है। अगर टॉप पे नहीं होगी तो सेकंड स्पॉट पे होगी, बट होती वो टॉप पे ही है। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर केरला। मतलब इतना कंसिस्टेंट है, मतलब ऐसे समझ लो कि शर्मा जी का बेटा है केरला। और इसको मतलब सेकंड स्पॉट पे है हिमाचल प्रदेश,
और थर्ड स्पॉट पे है तमिलनाडु इस इंडेक्स में। और एज एक्सपेक्टेड जिया हो बिहार के लल्ला, वो इस बार भी फर्स्ट परफॉर्म में आए हैं। आई होप बिहार अगली बार थोड़ा इम्प्रूव करेगा अपनी इस रैंकिंग को। तो बिहार इस बार वर्स्ट परफॉर्म में था। और अगर यूनियन टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें चंडीगढ़ सबसे हाईएस्ट रैंक्ड है, ठीक है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में चंडीगढ़ सबसे हाईएस्ट रैंक है। और सेकंड नंबर पे आता है दिल्ली इन यूनियन टेरिटरीज़। तो मैं नीति आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ। ये 2015 में सेटअप किया गया था और ये इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, ठीक है। और नीति आयोग के जो हेड होते हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अगर और इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इस वक्त वो नीति आयोग के हेड है। और वाइस हेड हैं राजीव कुमार जी। और सीईओ हैं नीति आयोग के, उनका नाम है अमिताभ कांत जी, ठीक है। तो अभी 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे भी मनाया गया। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन 7 जून। और इस बार इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया और इस बार इसका थीम था सेफ फूड टुडे फॉर हेल्दी टुमारो, ठीक है। नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। ये है कि केरला के एक फ़ोटोग्राफ़र हैं जिनका नाम है थॉमस विजयन, ठीक है। उन्होंने अभी एक अवार्ड जीता है। उस अवार्ड का नाम है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड, ठीक है। तो नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड अभी जीता है थॉमस विजयन ने, जो केरला से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अपने फ़ोटोग्राफ का टाइटल ऐसा था, इनके फ़ोटोग्राफ के टाइटल का क्या नाम था, वो था कि द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। मैं आपको इस फ़ोटो के बारे में ऐसे बता देता हूँ, शायद मलेशियन या थाईलैंड का, मतलब एक चिंपैंजी की वो थी, मतलब स्पीशीज़ जो मतलब पेड़ से उल्टा फेस करके नीचे को उतर रही थी, मतलब उल्टी। तो उन्होंने नीचे से उस फोटो को लिया था, मतलब पेड़ ऊपर की तरफ है और ऊपर से एक चिंपैंजी नीचे उतरते हुए आ रहा है, बट नीचे उसका फेस भी नीचे वाली डायरेक्शन में है। तो उस फोटोग्राफ का नाम है द वर्ल्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन। और उस फोटोग्राफ के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है, जिस अवार्ड का नाम है नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड। और उनका नाम है थॉमस विजयन, जिनको ये अवार्ड दिया है। और अभी एक और अवार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी फेमस अवार्ड है, इसका नाम है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, ठीक है। और ये इस बार किसको मिला है, डेविड डियोप। डेविड डियोप जो फ्रेंच मतलब फ्रांस से फ्रेंच सिटीज़न है, उनको ये अवार्ड मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। और ये पहले ऐसे फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं जो इस अवार्ड को जीता है, जिन्होंने इस अवार्ड को जीता है। ये पहले फ्रेंच नॉवलिस्ट बने हैं। और इनकी बुक का नाम क्या था, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो बहुत ही मतलब कमाल का नाम है, एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। और ये बुक वर्ल्ड वॉर 1 पे बेस्ड थी, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसकी मतलब रेलिवेंस इस बुक का नाम मतलब टाइटल की वर्ल्ड वॉर 1 के साथ, कि एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक, ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। तो ये बुक ट्रांसलेट किसने की थी, उनका नाम है एना मोशोवाकिस, ठीक है, एना मोशोवाकिस। उन्होंने इस बुक को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और इस इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में 50,000 पाउंड्स का प्राइज़ दिया जाता है, एक मॉनेटरी प्राइज़ दिया जाता है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ उस बुक के लिए दिया जाता है जो मतलब किसी और फॉरेन लैंग्वेज में होती है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, आइदर इन UK या फिर आयरलैंड में, ठीक है। वहाँ पे वो जो पब्लिश होती है उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट होके या वो UK में पब्लिश होगी या वो आयरलैंड में पब्लिश होगी। तो वो किसी फॉरेन लैंग्वेज, किसी और लैंग्वेज में होगी अदर देन इंग्लिश होती है वो बुक, उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दोबारा पब्लिश करते हैं UK या आयरलैंड में, उसे ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है, ठीक है। तो आज की लास्ट जो मतलब न्यूज़ है वो है कि लद्दाख ने अभी यूनटैप स्कीम लॉन्च की है फॉर स्टूडेंट्स। यूनटैप स्कीम्स के अंडर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 12,300 जो फ़ोन टैबलेट्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं स्टूडेंट्स को विद प्री लोडेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेंट फॉर क्लास 6 to 12, ठीक है। अभी जो आपको पता ही है स्कूल्स वगैरह ऑफ हैं, तो उसको मतलब अंतर्गत उसके उसको मद्देनज़र रखते हुए जो लद्दाख के गवर्नर हैं श्री RK माथुर जी, उन्होंने ये मतलब स्कीम लॉन्च की थी और बच्चों को उन्होंने ये टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि वो घर बैठे पढ़ाई कर सकें, चाहे वो ऑनलाइन कंटेंट में हो, और अगर ऑनलाइन कनेक्टिविटी नहीं है तो उसमें ऑफलाइन डेटा भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सेव्ड है जिसे वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज की लास्ट खबर थी। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
आपके नोन वन जितने भी हैं फैमिली में, अगर कोई कज़न वगैरह है जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आई होप ये वीडियोस उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और आई होप जो भी बच्चे यहाँ से देखेंगे वो अपना एग्ज़ाम ज़रूर पास करेंगे, और जिस भी चीज़ के लिए वो मेहनत कर रहे हैं वो उसको ज़रूर अचीव करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।